हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी की, जिसमें आपकी परीक्षा 8 मई से शुरू हो रही है। ठीक है, इसमें आपका जो सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ हिंदी, इसके आज हम लोग सुपर 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये जो क्वेश्चंस रहेंगे ये आपका 2024 का पीवाईक्यू रहेगा। ठीक है, यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है कि हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 20, 18, 15, 17 कितनी बोलियां हैं? तो देखिए, हिंदी की कुल 18 बोलियां मानी जाती हैं, जो 5 उपभाषाओं के अंतर्गत आती हैं। हालांकि कुछ विद्वान इन्हें 17 भी मानते हैं कि हिंदी की कुल 17 बोलियां होती हैं, इसलिए कुछ जगह इसका आंसर 17 है, कुछ जगह 18 माना गया है। ठीक है, और मोस्टली जो है वो 18 माना जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला हो सकता है, बाकी हम लोग बेस्ट ऑप्शन 18 नंबर के साथ में चले जाएंगे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 20 सितंबर, 14 अक्टूबर, 20 अक्टूबर या फिर 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, फारसी, ब्राह्मी या फिर गुरुमुखी? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सर, किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा का विकास कब से माना जाता है? 250 ईस्वी, 500 ईस्वी, 1000 या फिर 750? तो हिंदी भाषा का विकास जो है वह 1000 ईस्वी से माना जाता है। कब से माना जाता है सर? 1000 ईस्वी से माना जाता है। भाषा का प्रमुख कौन सा अवयव है? वर्ण, शब्द, पद, वाक्य या फिर वर्ण शब्द अनुच्छेद वाक्य? शब्द, वाक्य, पद, विचार या फिर वर्ण शब्द वाक्य भाषण? क्या होगा इसका राइट आंसर? वर्ण, शब्द, पद और फिर वाक्य, ये भाषा का प्रमुख अवयव माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो गया, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी भाषा नहीं है? कौन सी पश्चिमी हिंदी भाषा नहीं है? बंगरू, अवधी, खड़ी बोली या फिर ब्रज? क्या होगा? तो वो है हमारी अवधी। ठीक है, अवधी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बल्कि ये पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली मानी जाती है। ऑप्शन बी राइट हो गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 341 या फिर 340? क्या होगा? अनुच्छेद 343 आपका यहाँ पे अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी। इनमें से अवधी भाषा का ग्रंथ कौन सा है? कृष्णायन, सीतायल, रामायण या फिर रामचरित मानस? तो अवधी भाषा का जो ग्रंथ है वह रामचरित मानस है। उर्दू का शाब्दिक मूल अर्थ क्या है? किले की भाषा, मुसलमानों की भाषा है, छावनी का बाजार या फिर मिलीजुली भाषा? ये आपका हो जाएगा उर्दू का जो शाब्दिक मूल अर्थ है वो है छावनी का बाजार। क्या है? छावनी का बाजार। किस विधि में बिना मातृभाषा को माध्यम बनाए भाषा सीखी जाती है? प्रत्यक्ष विधि में, समवाय विधि में, व्याकरण विधि में या फिर व्याकरण अनुवाद विधि में? तो वो है हमारी प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। इसमें बिना मातृभाषा को माध्यम बनाए भाषा सीखी जाती है। उपभ्रंश या अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? अपभ्रंश या अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या सर 11 होती है। कितनी होती है? 11। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन, इन शिक्षण उद्देश्यों को किस पक्ष में रखा जाता है? इन शिक्षण उद्देश्यों को जो ब्लूम ने कॉग्निटिव डोमेन दिया है, आपको पता है जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है जो ब्लूम ने 1956 में दी थी, जिसमें उन्होंने शिक्षण उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा था, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। जिसमें ये जो ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन है, ये सारे पद किसके हैं? कॉग्निटिव डोमेन के हैं, ज्ञानात्मक पक्ष के हैं। अभिक्रमित अनुदेशन के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारात्मक रूप में लिखने की विधि का विकास निम्न में से किसने किया था? ये किया था सर मेगर ने। किसने किया था? मेगर ने किया था। ऑप्शन जो आपका फर्स्ट है वह राइट हो जाता है। पाठ्यवस्तु तथा उद्देश्य के आधार पर व्यावहारिक उद्देश्य के कितने प्रमुख तत्व होते हैं? पाठ्यवस्तु के तत्वों का स्वरूप निश्चित करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना, समुचित क्रिया का सूची में चयन करना। यहाँ पे सारे ही ऑप्शंस हमारे राइट हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है।
हम लोग बहुत फास्ट चल रहे हैं बिकॉज समय अब है नहीं, ठीक है, समय बचा नहीं और बहुत सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करानी है। शिक्षण के विभिन्न सूत्रों में कौन सा सही नहीं है? गलत, यू हैव टू फाइंड आउट द रॉन्ग वन। पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, समुचित ज्ञात से अज्ञात की ओर, या फिर सामान्य से विशेष की ओर। यानी कि शिक्षण के विभिन्न सूत्रों में से कौन सा सही नहीं है, आपको इसमें से गलत ढूंढना है, तो वो है आपका सामान्य से विशेष की ओर। ये जो है यहाँ पे सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहता है हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? कुल व्यंजन पूछ रहा है, 40, 39, 38 या फिर 37, तो कितनी होती है? तो कुल व्यंजनों की संख्या जो है वह आपकी 39 होती है। कितनी होती है सर? 39 बताई गई है। अविकारी शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अवयव क्या कहलाते हैं? ये अवयव कहलाते हैं। अविकारी शब्द क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। विधिवाचक वाक्य किस आधार पर वर्गीकृत हैं? व्याकरण की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से या फिर क्रिया की दृष्टि से? तो विधिवाचक वाक्य जो है वह अर्थ की दृष्टि के आधार पर वर्गीकृत उनको किया जाता है। निम्न में कौन सा गुण शिक्षक के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है? विषय का पूर्ण ज्ञान होना टीचर को, बिल्कुल सही बात है, टीचर को विषय का पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। उसके अंदर पैसेंस भी होना चाहिए भाई। कोई बच्चा है नहीं समझ रहा है, पता लगे आप एकदम से हाइप जो है कि चिल्ला उठो बच्चों पे, ऐसा नहीं है। बच्चा धीरे धीरे समझता है। बच्चा आपसे 4 बार पूछेगा, 6 बार पूछेगा, आपको बताना पड़ेगा, तो पैसेंस बहुत जरूरी है। कोमल स्वर हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने व्यवसाय में दक्ष होना कि किस बच्चे के साथ किस तरीके से कौन सी टीचिंग मेथड यूज करनी है, किस तरीके से बच्चा बढ़िया समझता है। कोई बच्चा सुन के बढ़िया समझता है, कोई विद डायग्राम और विद चित्र के साथ या एक्टिविटी करके अलग अलग तरीके से बच्चे समझते हैं। तो आपको अपने कार्य में दक्ष होना भी जरूरी है। देखिए कोमल स्वर जो है ये टीचर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका स्वर कोमल होना चाहिए। देखिए आवाज क्लियर होनी चाहिए, आवाज स्पष्ट होनी चाहिए, आपकी आवाज इफेक्टिव होनी चाहिए, वो एक अलग चीज है। और कोमल स्वर होना अलग चीज है। एक टीचर की आवाज स्पष्ट हो, प्रभावशाली हो और कक्षा के अंतिम छात्र तक पहुंचने योग्य होनी चाहिए। आप यहां खड़े बोल रहे हैं, पीछे लास्ट बेंच तक बच्चे को क्लियर सुनाई पड़ रहा है, ऐसी आवाज दमदार होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि बहुत कोमल ही हो। आपको कौन सा वहां सिंगिंग में जाना है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो गया। हिंदी भाषा का कौन सा है क्वेश्चन, 1 मिनट, ठीक है 20 नंबर। हिंदी भाषा का स्वर्ण काल कहलाता है आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे हिंदी भाषा का स्वर्ण काल जो है वह भक्ति काल को हम स्वर्ण काल कहते हैं। किसको कहते हैं? भक्ति काल को हम स्वर्ण काल कहा जाता है, जिसको हम गोल्डन एज कहते हैं। क्योंकि जो भक्ति काल है ये मध्यकाल का ही एक भाग है, इसलिए जो है कि यहाँ पे राइट आंसर मध्यकाल हो सकता है। लेकिन यूनिवर्सिटी ने जो इसका आंसर सही माना था वो कहा था कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, जबकि हम कह रहे हैं कि ये सही होना चाहिए था भाई, क्योंकि जो भक्ति काल है उसी को तो गोल्डन एज कहा गया है और भक्ति काल मध्यकाल का ही एक भाग है, तो ये राइट होना चाहिए था। लेकिन यूनिवर्सिटी ने क्या कहा? ऑप्शन डी को हम सही मानेंगे। हमने कहा चलो ठीक है। इन्होंने इसलिए इसको माना क्योंकि अगर भक्ति काल होता तो उसको मान लेते, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। कब से माना जाता है? तो ये 1900 ईस्वी से आधुनिक काल, हिंदी का आधुनिक काल आरंभ हुआ ऐसा माना जाता है। निम्न में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है? भाषा अत्यंत सामाजिक वस्तु है, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर जाती है। तो देखिए कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है? तो भाषा सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर जाती है, ये इसकी विशेषता नहीं है। बाकी भाषा बहुत सामाजिक, क्योंकि हम समाज के बीच रह करके ही भाषा को समझ पाते हैं, कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता और भाषा को हम अर्जित करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शिक्षा का सर्वोत्तम साधन क्या है? मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा? कौन सी भाषा है? तो शिक्षा का सर्वोत्तम साधन जो है वो हमारी मातृभाषा है। कौन सी भाषा है? मातृभाषा। हिंदी भाषा का पहला व्याकरण किस विद्वान ने लिखा है? डॉक्टर केलाग, पतंजलि, कामता प्रसाद या फिर पाणिनि? तो राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा कामता प्रसाद। प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता आपको पता ही है, प्रश्नोत्तर विधि जो है वो किसकी है? सुकरात की है, ठीक है। और प्यारे दोस्तों आपको बताते चलें कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। यदि आपने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो अभी भी आपके पास समय है, आज 18 अप्रैल है
और 8 मई से आपकी परीक्षा होने को है, तो समय आपके पास है, पर्याप्त है। अगर आप हमारे नोट्स ले लेंगे तो बहुत बेहतर, आपके 100 में से 75 आने की गारंटी हो जाती है। ठीक है, ध्यान रहे हमारे नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कोई कॉपी, किताब, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जितना कंटेंट, जितना मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे एनफ रहेगा। ठीक है, उसके लिए आप हमें इस नंबर पे फटाफट मैसेज कीजिए। आपका टीचिंग सब्जेक्ट एक तो ये पेडागोजी ऑफ हिंदी हो गया, दूसरा आपका हो सकता है सोशल साइंस होगा, तो हमें लिख करके भेजिए कि सर हमारे टीचिंग सब्जेक्ट हिंदी और सोशल साइंस है। ठीक है, हम आपको प्रोसेस भेज देंगे, आप फीस पे करेंगे एंड हमारे कंप्लीट नोट्स हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा देंगे। ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा दूसरा चैनल है जहाँ पे हम टेट सीटेट की क्लासेस करवाते हैं। आपका एग्जाम ये बीएड का कंप्लीट हो जाए उसके बाद यूपी टेट की क्लासेस यहाँ पे आपको कंटिन्यू मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाचन का आधार नहीं है? अभिनय, वाचन मुद्रा, छंदानुगत वाचन शैली या फिर भावात्मक वाचन शैली। तो कह रहा है कौन सा वाचन का आधार नहीं है। देखिए वाचन मुद्रा, ये भी, इसमें भी वाचन आता है। छंद वाचन शैली, यहाँ भी है वाचन शैली, लेकिन यहाँ पे अभिनय कर रहे हैं आप, तो ये वाचन का आधार नहीं है। अभिनय वाचन का आधार नहीं है। भाषा का निर्माण होता है मूक संकेतों से, अमूर्त ध्वनियों से, आंखों से या व्यक्त ध्वनियों से। भाषा का निर्माण कहाँ से हो रहा है सर? व्यक्त ध्वनियों से। जो ध्वनियां आप व्यक्त कर रहे हैं वहीं से भाषा का निर्माण हो रहा है। उदाहरण एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना। मतलब पहले उदाहरण ले लिया आपने, उदाहरण को आपने देखा, समझा और फिर क्या किया, उसी के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बना रहे हैं। ये किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आता है? यह आपका अनुभव से तर्क की ओर आता है। किसमें आता है? अनुभव से तर्क की ओर आता है। ठीक है, कक्षा शिक्षण के दौरान प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग, मतलब जब आप पढ़ा रहे थे और बच्चों से जब डिस्कशन हो रहा था तो आप बच्चों से कहते हैं वेरी गुड बेटा, आपने क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने आंसर बता दिया, आपने कहा वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा, है ना। ये जो इस तरीके के शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं इसको धनात्मक शाब्दिक पुनर्बलन यानी कि पॉजिटिव वर्बल रिइंफोर्समेंट कहा जाता है। ये पुनर्बलन कौशल का प्रयोग कर रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं? पुनर्बलन कौशल का प्रयोग कर रहे हैं। बच्चों को आप वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा, है ना, इस तरीके से उनको क्या कर रहे हैं? उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। इससे बच्चा और बेहतर करने का प्रयास करता है। कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? शिक्षक, पाठ्यवस्तु, अभिभावक या फिर छात्र। तो कि कहाँ की बात हो रही है? क्लासरूम में टीचर का कोई काम नहीं है, इसलिए संप्रेषण का घटक यहाँ पे अभिभावक नहीं है। निम्न में से कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री के चयन हेतु सर्वाधिक प्रमुख है? धन व्यवस्था, शिक्षकों की पसंद, छात्रों की पसंद या फिर विषय वस्तु की प्रकृति। तो देखिए विषय वस्तु की प्रकृति, हमारा कंटेंट कैसा है। दृश्य श्रव्य सामग्री के चयन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कौन सा कंटेंट पढ़ाने जा रहे हैं, क्या पढ़ाने जा रहे हैं, उसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर आप बच्चों को साइंस पढ़ाने जा रहे हैं, अगर आप बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहे हैं तो उसको सामने दिखाना पड़ेगा, स्केलेटन पढ़ा रहे हैं तो उसको सामने दिखाना पड़ेगा। तो मैटर करता है कि हम कौन सी चीज पढ़ाने जा रहे हैं, उसके आधार पर हम श्रव्य दृश्य सामग्री का भी चयन करते हैं कि भाई ये चीज हमको बच्चों को दिखानी भी पड़ेगी और समझानी भी पड़ेगी। उसके आधार पे शिक्षक द्वारा कक्षा में अंताक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना उदाहरण है। ये क्लास में टीचर अंताक्षरी करवा रहा है, काव्य पाठ प्रतियोगिता करवा रहा है, तो ये किसका उदाहरण है? ये नियोजन का सिद्धांत है, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है या फिर अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत है। तो ये जो है अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत है। सर किसका है? अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत है। इनमें से कौन ब्लूम द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य नहीं है? ज्ञानात्मक, उपचारात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। देखिए आपको पता है कि ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा था, जिसमें उन्होंने पहला संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डोमेन बताया, दूसरा उन्होंने भावात्मक बताया, तीसरा क्रियात्मक बताया और इसमें उपचारात्मक की बात उन्होंने नहीं की थी। किसकी बात नहीं की सर? उपचारात्मक की बात नहीं की। निम्नलिखित में से एक दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है। रेडियो दृश्य श्रव्य नहीं है भाई। रेडियो जो है ये क्या है? ये सिर्फ श्रव्य सामग्री है। चलचित्र, टेलीविजन, कंप्यूटर ये सभी दृश्य श्रव्य हैं, लेकिन जो रेडियो है सिर्फ और सिर्फ श्रव्य साधन है। सिर्फ सुन सकते हैं, रेडियो पर दिखाई कुछ नहीं देता। शिक्षण की प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्थान ने सर्वप्रथम अध्ययन किया था? किसने किया था? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने किया था। सर किसने किया? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने किया था। सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है उसका क्या होता है? अध्यापन कौशल में विकास, बढ़िया। छात्रों की क्षमता में विकास हो? नहीं। सूक्ष्म शिक्षण टीचर्स के लिए किया जाता है। जैसे आप लोग बीएड कर रहे हैं तो आपके लिए माइक्रो टीचिंग है, बच्चों के लिए नहीं है। छात्रों की उपलब्धि में विकास? नहीं। उपरोक्त सभी नहीं।
अध्यापन कौशल, आप कैसे पढ़ाएंगे, आपकी टीचिंग कैसे बेहतर हो, उसके लिए माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है आपकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, फटाफट चल रहे हैं हम लोग, बहुत फास्ट चल रहे हैं। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग कहाँ होता है? माध्यमिक कक्षा में, प्राथमिक कक्षा में, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। मैंने आपसे कहा माइक्रो टीचिंग का यूज टीचर्स के लिए होता है, आपके लिए होगा, क्योंकि आप क्या है, भावी शिक्षक है, आप जो है कि अध्यापक प्रशिक्षु हैं, तो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में, जहाँ पे टीचिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे आपके बीएड डीएलएड कॉलेज होते हैं। ओके, निम्न में से कौन सी आगमनात्मक की स्वाभाविक विशेषता नहीं है? परिकल्पना से निष्कर्ष, मूर्त से अमूर्त, विशेष से सामान्य, या फिर उदाहरण से सिद्धांत की ओर। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर परिकल्पना से निष्कर्ष। ठीक है, आगमनात्मक विधि के सूत्र की बात करें तो उसमें आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर आ जाता है, मूर्त से अमूर्त कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट आ जाता है, विशेष से सामान्य की ओर आ जाता है, उदाहरण से नियम। ये सभी आगमन विधि के सूत्र हैं, लेकिन आगमन की स्वाभाविक विशेषता नहीं है, वो है परिकल्पना से निष्कर्ष। सभी पक्षी पंख रखते हैं, कबूतर के पंख हैं, ऐसा विचार करने का तरीका है। ये जो आप विचार कर रहे हैं ना, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा निगमनात्मक विचार सर। क्या कहलाएगा? निगमनात्मक विचार कहलाएगा। यदि एक विद्यार्थी हिंदी विषय में कई बार फेल हो जाता है तो यह जानने के लिए कि हिंदी की किस विशेष शाखा में वो कमजोर है, हिंदी का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें वो कमजोर है, अच्छा नहीं कर पा रहा है, इसके लिए कौन सी विधि आप प्रयोग करेंगे? उपचार करेंगे, निदान करेंगे, गृह कार्य देंगे, या क्वेश्चन आंसर उससे पूछेंगे? तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, हम निदान करेंगे। क्या करेंगे? निदान। मतलब इसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो कौन सी शाखा है, कौन सा पार्ट है हिंदी का जिसमें बच्चे को दिक्कत आ रही है ना। हिंदी में बार बार फेल हो रहा है, जैसे आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कई दिन से फीवर आ रहा है ना, तो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, पहले आपका निदान करेगा। क्या करवाएगा? आपके टेस्ट करवाएगा कि ये ब्लड टेस्ट करवा लो, ये टेस्ट करवा लो, पता लगे पहले कि आपको बुखार क्यों आ रहा है, टाइफाइड तो नहीं है, मलेरिया तो नहीं है ना। तो ये चेक करने के लिए आपका पहले निदान होगा, मतलब आपके पहले टेस्ट होंगे, उसके बाद फिर आपको उपचार दिया जाएगा, आपको दवाई दी जाएगी। तो यहाँ पे टीचर क्या करेगा, पहले निदान करेगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, आप बार बार फेल क्यों हो रहे हैं, निदानात्मक विधि का प्रयोग किया जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या है? मूल्यांकन, उद्देश्य, अधिगम, या फिर ये सारे ही लास्ट में आ जाएंगे। आपको पता है कि जो मूल्यांकन है ये सबसे लास्ट में किया जाता है। पाठ्य योजना का भाग नहीं होते हैं शिक्षा के उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, विशेष उद्देश्य, या फिर ये सारे ही पाठ्य योजना के पार्ट नहीं है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? यह पाठ्य योजना का भाग नहीं होता है। ओके, प्रभावी पाठ्य योजना के क्रियान्वयन हेतु पहली आवश्यकता क्या होती है? ईमानदारी का होना, अनुशासन का होना, विषय वस्तु के ज्ञान का होना, शिक्षण अधिगम सामग्री का होना। तो प्रभावी जो इफेक्टिव लेसन प्लान होता है उसको व्यवहार में लाने के लिए क्या होता है, विषय वस्तु के ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान होना, कंटेंट का नॉलेज होना, टॉपिक का नॉलेज होना। निगमन विधि का उपयोग है मानसिक क्षमता बढ़ाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सूत्र की स्थापना करना, या फिर सूत्र का प्रयोग करना। तो निगमन विधि का उपयोग किसमें है? निगमन विधि का उपयोग है सूत्र की स्थापना करना। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? प्लान टीचर करता है, गाइड टीचर करता है, टीचिंग टीचर करता है, बजट बनाने का काम टीचर का नहीं है। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री क्या है? अप्रक्षेपित सामग्री, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित सामग्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो हो जाएगा सबसे अधिक प्रभावशाली सामग्री वो होती है जहां बच्चा डायरेक्ट अनुभव करता है। पहले मान लीजिए आप जो है कारखाना के बारे में किताब में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो बच्चे को इतना इंटरेस्टेड नहीं लगेगा, लेकिन जब आप किसी कारखाना में ले जा करके बच्चों को डायरेक्ट चीज़ों को दिखाते हो, मशीनें दिखाते हो, या बैंक आप पढ़ा रहे हो, बैंक फिर ले जा करके दिखाते हो, तो बैंक में जा करके बच्चा डायरेक्ट अनुभव करता है कि हाँ ये बैंक होती है, कैशियर होता है, मैनेजर होता है, ये चेकबुक होती है ना, ये और ये जमा पर्ची होती है, ये विड्रॉल पर्ची होती है, वो चीज़ बच्चा सारी डायरेक्ट अनुभव करता है। तो ये सबसे बेस्ट होता है प्रत्यक्ष अनुभव। मौलिकता मापन हेतु सबसे उपयुक्त, सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न कौन सा है? मतलब आपको बच्चे की ओरिजिनलिटी को चेक करना है। मौलिकता क्या होती है सर? मौलिकता इसका मतलब है किसी के अपने नए विचार, उसकी क्रिएटिविटी और सोचने का जो यूनिक तरीका है वो क्या है, ये हमें जानना है। ये बच्चा अपने विचार कहाँ रख पाता है? बहुविकल्पीय क्वेश्चंस में, निबंधात्मक प्रश्नों में। देखिए ये आपकी बहुविकल्पीय परीक्षा है, इसमें आप अपने विचार बिल्कुल नहीं रख पाएंगे। इसमें बस इसी 4 में से आपको आंसर टिक करना है।
भले ही ये चारों ऑप्शन आपके हिसाब से गलत हों, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसमें किसी एक पर टिक करने पर मजबूर हो जाओगे। तो यहाँ पे मौलिकता बिल्कुल बहुविकल्पीय में नहीं होती। हाँ, अपने विचार कहाँ रखोगे? निबंधात्मक प्रश्न में, जो आपकी लॉन्ग क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तब उसमें आप अपने विचार भर भर के अपनी कहानी लिखते हो, है ना। तो मौलिकता का मतलब जहां हम अपने विचार रख पाएं, अपनी क्रिएटिविटी दिखा पाएं, हमारा सोचने का तरीका क्या है वो हम दिखा पाएं, वो जो है निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत होता है। इन क्वेश्चंस में आंसर लिखने की हमें पूरी आज़ादी होती है। बालक अपनी भाषा, अपने मौलिक विचारों का उपयोग करके बहुत विस्तार तरीके से आंसर देता है। ओके, निबंधात्मक प्रश्न राइट हो गया। इकाई पाठ्य योजना के प्रवर्तक कौन है? यूनिट जो लेसन प्लान होता है उसके प्रवर्तक कौन है? मॉरिसन है सर। कौन है? मॉरिसन है। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक कौन है? किलपैट्रिक, मॉरिसन, ब्लूम, हर्बर्ट। कौन हो जाएंगे इसमें? हमारे ब्लूम हो जाएंगे सर। कौन? मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक कौन है? ब्लूम। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है व्याकरण अनुवाद विधि, ध्वनि साम्य विधि, उच्चारण विधि या फिर अनुकरण विधि। क्या हो जाएगी? वह है हमारी ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि। अच्छा, हम पेड नोट्स की बात कर रहे थे, एक बार मैं आपको दिखा दूं हिंदी के नोट्स किस तरीके के रहेंगे। चलिए देखिए, हिंदी के ये हमारे शॉर्ट नोट्स हैं जो कम से कम शब्दों में आप जो है चीज़ों को बहुत जल्दी कवर कर पाओगे। आदिकाल क्या होता है, भक्ति काल क्या होता है ना, रीतिकाल। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो सब यहाँ से मिलने वाले हैं। और यहाँ पे एग्जाम में आपको क्या है कि आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें से 75 आपको क्वेश्चंस आंसर अटेम्प्ट करने हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो 75 में 75 लेकर के आए हैं पिछली बार और हर साल लेकर के आते हैं। और कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो क्या करते हैं, बेचारे फेल हो जाते हैं, लटक जाते हैं। तो अगर एक बार बच्चा लटक गया इसमें 4th सेमेस्टर में, तो फिर आगे आने वाली सारी वैकेंसीज में वो नहीं फॉर्म भर पाएगा जब तक कि दोबारा उसका 2nd सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बैक लगने से बचें, प्लस आप बहुत बेहतर करें। तो उसके लिए कंटेंट लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। देखिए, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज इसमें आपको मिलने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा हुआ है। और इसी तरीके से जब आगे बढ़ेंगे तो ये देखिएगा, ये होगा हमारा शायद किसका है, ये देखिए 23 के बाद 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं एक जगह। और सबसे बड़ी बात, जो मार्केट में आपका क्वेश्चन बैंक आया है, लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक 2026 का, देखिए यहाँ पे 2026 वाला जो क्वेश्चन बैंक आया है, ये भी हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं साथ में, ताकि आपको ये ना लगे कि हमने सर का कंटेंट तो पढ़ लिया, अब हमें क्वेश्चन बैंक नहीं मिला या वो भी हमको पढ़ना चाहिए था। तो ये भी हम आपको साथ में प्रोवाइड करा देते हैं ताकि आपको बाहर पैसा खराब ना करना पड़े। तो इसके लिए फटाफट मैसेज कीजिए और नोट्स लेकर के पढ़ाई शुरू कर दीजिए। चलिए देखिएगा, वाचिक अभिनय में किया जाता है, वाचिक अभिनय में किया जाता है शिक्षक द्वारा अभिनय, शिक्षक द्वारा नाटक की जाती है, विभिन्न बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वाचिक अभिनय में किया जाता है सर विभिन्न बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोले जाते हैं, यानी कि जो बालक होते हैं वो अलग अलग कैरेक्टर प्ले करते हैं और फिर अपने डायलॉग बोलते हैं। फ्रॉबेल के अनुसार लेखन का प्रारंभ करना चाहिए पढ़ने की क्रिया के बाद, पढ़ने की क्रिया से पहले, सिंबल्स की पहचान की कला से, या फिर पढ़ना लिखना साथ साथ चलना चाहिए। तो फ्रॉबेल कहते हैं कि भैया पढ़ना लिखना साथ साथ चलना चाहिए। ओके, उत्पादक कौशल में किसका समावेश होता है? पढ़ना लिखना, पढ़ना सुनना, श्रवण संभाषण, या फिर संभाषण और लेखन। उत्पादक कौशल में जो प्रोडक्टिव स्किल होती है उसमें संभाषण और लेखन जो है इसका समावेश होता है। श्रवण और पठन क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है। ग्रहणशील कौशल है, अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है, उत्पादक कौशल है, या फिर चिंतनात्मक कौशल है सर? ये तो आपको बता दें, श्रवण और पठन मतलब पहले तो आप सुन रहे हैं चीज़ों को, उसके बाद पढ़ करके उस पर मनन कर रहे हैं। तो सुनना और पढ़ना क्या कर रहे हो? ग्रहण कर रहे हो उसको। क्या कर रहे हो सर? ग्रहण। ये होती है रिसेप्टिव स्किल होती है। क्या होती है? रिसेप्टिव स्किल। इनमें क्या होता है? इनमें हम इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे श्रवण सुनना, सुन करके अर्थ ग्रहण करना, पठन पढ़ना, पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। तो श्रवण और पठन निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? ग्रहणशील कौशल है ये। ठीक है, अच्छा, फिर आता है अभिव्यक्त्यात्मक कौशल, जिसको एक्सप्रेसिव या फिर प्रोडक्टिव स्किल्स कहते हैं। इसमें हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, उत्पन्न करते हैं। जैसे इसमें हम वाचन हो गया, यानी बोलना, बोल करके विचार प्रकट कर रहे हो, लिख करके विचार प्रकट कर रहे हो, तो वो फिर अभिव्यक्तात्मक मतलब हम अभिव्यक्त करते हैं। श्रवण और पठन जो है ये
मेनली क्या है, ग्रहणशील कौशल है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा में प्रयुक्त स्वरों की सहायता से उच्चरित ध्वनियों को क्या कहा जाता है? इन ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। सर क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। किस प्रकार व्यंजन को अर्धस्वर कहा जाता है? किस प्रकार के व्यंजन को अर्धस्वर कहा जाता है? तो का, पा, ता नहीं, वा जो है यह अर्धस्वर के अंतर्गत आता है। वा राइट हो गया। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श प्रकृति का है? यानी कि स्पर्श क्या होते हैं? जो टच होते हैं, जहां पे हमारी जीभ जो है ऊपर तालू में या कंठ में या दांतों में टच होती है ना, उसे वो स्पर्श प्रकृति का है। का भी जो है यहाँ पे जीभ कंठ में ऊपर टच हो रही है, का प्रकृति का है। ता जीभ हमारी ऊपर दांतों और तलुए में टच हो रही है, स्पर्श प्रकृति का है। फा होठों पे टच हो रही है, ठीक है। तो ये सारे ही स्पर्श प्रकृति के हैं। वा जो है ये भी देखिए यहाँ पे इसके बारे में हमने यहाँ पे लिख दिया है समझाने के लिए। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह की किसी भी भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा होठ का स्पर्श करती है, उसमें छू जाती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे का वर्ग में का, खा, गा, घा, वा ये सारे कंठ का स्पर्श करते हैं। चा वर्ग पूरा ये भी तालु का स्पर्श करता है। टा पूरा वर्ग हो गया, ये मूर्धा का स्पर्श करता है। ता वर्ग हो गया, दांतों का स्पर्श करता है। ता, था, दा, धा, ना, ऐसे पा, फा, बा, भा, मा होठों का स्पर्श कर रहे हैं। ये सभी किस में आते हैं? स्पर्श व्यंजन में आते हैं, है ना। फिर नीचे वा बचा था, देखिए वा जो है वो अंतःस्थ व्यंजन है। अंतः का अर्थ होता है भीतर। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ये चार होते हैं, य, र, ल, वा, ठीक है। तो वा जो है वो अंतःस्थ व्यंजन है। स्पर्श प्रकृति का कौन है? ये तीनों ही स्पर्श प्रकृति के हैं। वा अंतःस्थ में आता है, इसलिए इस प्रश्न का कोई भी आंसर राइट नहीं होता है, यानी कि ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा आपको दिया गया था, 2024 का क्वेश्चन पेपर आप लोग पढ़ रहे हैं। हिंदी वर्णमाला के सभी वर्गों के दो पहले व्यंजन माने जाते हैं, अघोष व्यंजन, घोष व्यंजन, उच्चरित व्यंजन या फिर अर्धस्वर व्यंजन। कौन से माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं अघोष व्यंजन, ठीक है। अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग, चाहे का वर्ग हो, का, खा, गा, घा, वा, या फिर चा वर्ग हो, चा, छा, जा, झा, या, या फिर टा वर्ग हो, टा, ठा, डा, ढा, डा, तो इनके पहले और दूसरे वर्ण, जैसे का के बाद खा हो गया, पहला दूसरा हो गया, चा के बाद छा हो गया, है ना, टा के बाद ठा हो गया, ये पहला और दूसरा वर्ण जो है ये अघोष कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में कंपन नहीं होता, ठीक है। और जो घोष होते हैं ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ठीक है। जैसे काका के बाद ग, घ, वा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये घोष कहलाते हैं। तो इसलिए प्रश्न के अकॉर्डिंग हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ में। इतनी बात होती है क्लियर। अभिव्यक्ति अनुभूतियों व मनोवेगों को व्यक्त करने के लिए किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? मौखिक भाषा को, लिखित भाषा को, दोनों को, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं? क्या करनी है आपको? अभिव्यक्ति करनी है, अनुभूति, अभिव्यक्त मतलब प्रकट करना है, तो फिर मौखिक भाषा को प्रायोरिटी देनी चाहिए यहाँ पे, ओके। हिंदी भाषा शिक्षण साहित्य में निम्नलिखित में से किसे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहेंगे? किसे कहेंगे भाई? स्किनर को हम व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहेंगे, क्योंकि ये बिहेवियरिस्ट हैं, व्यवहारवादी हैं, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र किस आयोग द्वारा दिए गए हैं? हंटर आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग या फिर राधा कृष्णन आयोग? तो कौन सा आयोग है? कोठारी आयोग। त्रिभाषा सूत्र किस आयोग द्वारा दिए गए हैं? कोठारी आयोग के द्वारा। अध्यापकों को गद्य शिक्षण के समय किन बिंदुओं पर ज्ञान देना आवश्यक है? व्याकरण का ज्ञान, रस एवं अलंकार का ज्ञान, नहीं गद्य शिक्षण हो रहा है, रस अलंकार का कोई काम नहीं है। शब्द योजना का ज्ञान या फिर शब्द शक्ति का ज्ञान? तो क्या हो जाएगा इसमें? शब्द योजना का ज्ञान देना जरूरी है। किसका? शब्द योजना का ज्ञान। स्मरण तर्क, निरीक्षण, अभिव्यक्ति आदि के गुणों के विकास हेतु किस भाषा का ज्ञान होना आवश्यक होता है? मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, क्षेत्रीय भाषा? किसका ज्ञान होना जरूरी होता है? मातृभाषा का ज्ञान होना आवश्यक होता है। विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से परिचित कराना किस प्रकार का उद्देश्य है? ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, भावात्मक, अनुप्रयोगात्मक? किस प्रकार का उद्देश्य है ये सर ज्ञानात्मक उद्देश्य हमारा। कौन सा है? ज्ञानात्मक उद्देश्य है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा इकाई योजना का लाभ नहीं है? देखिएगा, इकाई योजना का लाभ नहीं है। इकाई योजना जो होती है ये मुख्य रूप से टीचर्स के द्वारा बनाया जाने वाला एक प्लान होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यह शिक्षकों को समय
और क्योंकि इसमें जो टीचर होता है पूरे यूनिट को पहले ही प्लान कर लेता है, हमें ये यूनिट कैसे पढ़ानी है, कैसे टाइम मैनेज करना है, किस टॉपिक पर ज़्यादा टाइम देना है, किसको बेहतर समझाना है। इस तरीके से टीचर्स को समय और संसाधनों का संगठन करने में मदद करता है, क्योंकि जब टीचर पूरे यूनिट को प्लान कर रहा होता है कि हमें कैसे पढ़ाना है, उसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है, तो वो सारा संगठन पहले कर लेता है। ठीक है, ये लाभ है। यह विषय के विभिन्न पहलुओं पर संतुलित महत्व देने में हेल्प करता है। बिल्कुल सही बात, टीचर पहले तय कर लेता है हमें किस टॉपिक पर कितना टाइम देना है, किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह विषय के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अनुक्रमिक पूरा सीक्वेंस में और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम तैयार करने में हेल्प करता है। बहुत बढ़िया। यह छात्रों को उनके शिक्षा अनुभव का प्रबंधन करने में मदद करता है। नहीं, ये जो है यूनिट प्लान पूरी तरीके से टीचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि इसका पूरा समय प्रबंधन, संसाधन या सिलेबस बच्चा कुछ करे, नहीं, बच्चा यहाँ पे मैनेजमेंट वगैरह नहीं देखता है, टीचर खुद देखता है अपना। ठीक है, मतलब छात्र अपनी शिक्षा का प्रबंधन खुद नहीं करते, बल्कि टीचर के द्वारा और जो है किया जाता है या उसे सीखते हैं, कह सकते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। देखिए, कौन सी निम्न विकल्प में एक बहुत विस्तृत और विशेष योजना है जो शिक्षा के इच्छित परिणाम, शिक्षण अधिगम, रणनीतियां और गतिविधियां और शिक्षण के परिणामों के मूल्यांकन के लिए वास्तविक उपकरण शामिल करती है? कौन सी है? बहुत विस्तृत की बात हो रही है। पाठ्य योजना है, इकाई योजना है, विद्यालय योजना या फिर विस्तृत योजना है? जब बहुत विस्तृत की बात होगी तो हम चले जाएंगे इकाई योजना के साथ में। किसके साथ? इकाई योजना। पाठ्य योजना के लिए हार्वर्टियन दृष्टिकोण में निम्न चरण शामिल हैं। कौन कौन से चरण इसमें शामिल हैं? तो इसमें हमारा देखिए अनुप्रयोग भी शामिल है। देखिए, सबसे पहले तो आता है इसमें तैयारी प्रस्तावना, जिसको हम प्रिपरेशन या इंट्रोडक्शन कहते हैं, जहाँ पे बच्चों के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा जाता है। ठीक है। दूसरा आता है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, जो भी नया ज्ञान है, जो भी नया लेसन है, उसको छात्रों के सामने आप प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपका आता है सहचर या तुलना, जिसको एसोसिएशन या कंपैरिजन, नए ज्ञान की पुराने ज्ञान या उदाहरणों से आप तुलना कर रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आएगा सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, जो भी आपने फैक्ट को सीख लिया है उसके आधार पर नियम या सिद्धांत बनाएंगे आप। ठीक है। फिर उसके बाद आप कहाँ पहुंचेंगे? अनुप्रयोग, एप्लीकेशन पर, जो भी आपने ज्ञान सीख लिया, समझ लिया, उसका नए उदाहरण या प्रॉब्लम्स में प्रयोग करना, कि जो भी हमने ज्ञान समझ लिया अब उसका कैसे प्रयोग करेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा पुनः पूंजीकरण, नहीं, यहाँ पे आएगा हमारा पुनरावृत्ति, जिसको हम रिकैपिटुलेशन भी कहा जाता है, जिससे यहाँ तो ये क्या करता है, जो भी चैप्टर है उसके मेन पॉइंट्स क्या है उनको दोहराया जाता है। ये सारे ही इसमें आते हैं, लेकिन अब इसमें आपको सीक्वेंस बताना है। सीक्वेंस में क्या होगा? पहले आपका तैयारी आ गया, 4 नंबर पहले है, 4 नंबर यहाँ पे पहले है बस। ठीक है। फिर इसके बाद प्रस्तुतिकरण आता है, यानी कि प्रस्तुतिकरण कहाँ चला गया? प्रस्तुति, यहाँ प्रस्तुति 5 नंबर, 5 नंबर यहाँ आ गया। फिर उसके बाद में आपका आता है एसोसिएशन कंपैरिजन, 2 नंबर यहाँ आ गया, मतलब यही सही है, ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। ठीक है। शिक्षण की उपमा जलते दीपक से किसने दी है? शिक्षण की उपमा जलते दीपक से की है रविंद्रनाथ टैगोर ने। टैगोर का मानना था कि एक शिक्षक तब तक वास्तव में नहीं पढ़ा सकता जब तक कि वो खुद अभी भी सीख न रहा हो। उन्होंने कहा था एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है। मतलब अगर शिक्षक का अपना ज्ञान ताजा जीवंत नहीं है तो वह छात्रों के मन में ज्ञान की ज्योति नहीं जला सकता। सतत मूल्यांकन किस प्रकार के मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? जो सतत मूल्यांकन है वह रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। कैल्टन वॉशबर्न ने किस पद्धति का सूत्रपात किया है? इन्होंने संकलन पद्धति का सूत्रपात किया है। श्रम, क्रम, भ्रम जैसे शब्दों को सिखाने के लिए वाचन की कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए? संगीत विधि, अक्षरबोध, ध्वनि साम्य या फिर देखो और कहो विधि? तो वहाँ पे हमें ध्वनि साम्य का यूज करना है, ध्वनि साम्य विधि का यूज करना है। किसके निबंध समास शैली के हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, बाबू श्याम सुंदर दास के, पूर्ण सिंह या फिर रघुवीर सिंह के? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध हैं वो समास शैली के हैं। समास शैली का यहाँ पे अर्थ है कम शब्दों में बहुत गहरी और बड़ी बात कह देना। शुक्ल जी के निबंधों में सूत्र रूप में गूढ़ बातें यहाँ पे कही गई हैं। ठीक है। और ये जो शुक्ल जी हैं इनको निबंध सम्राट माना जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे बेस्ट हो जाता है। इतनी बात क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास का तत्व नहीं है? शैली, कथावस्तु, सौंदर्यानुभूति या फिर
कैरेक्टर। तो अगर आप कोई उपन्यास लिख रहे हैं तो उसका जो है शैली जो है ये उसका मूल तत्व तो नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आदिकाल वीरगाथा काल, वेरी गुड। मध्यकाल भक्ति काल, ठीक है। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल भी ठीक है। आधुनिक काल पुनर्जागरण काल, ये जो है यहाँ पे ठीक मैच नहीं हो रहा है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएंगे। आदिकालीन हिंदी कविता के प्रवृत्तियों का अध्ययन करने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो इसको यहाँ पे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। निम्न में प्रश्न पत्र निर्माण से पूर्व क्या करना आवश्यक है? पाठ्यक्रम निर्माण, प्रश्नों का निर्माण, ब्लूप्रिंट का निर्माण या फिर मूल्यांकन? क्या करना बेहतर है? ब्लूप्रिंट का निर्माण करना बेहतर है। आरसीएम उपागम के कितने ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं? जो आरसीएम उपागम है उसमें 4 ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या फिर परिणाम का सिद्धांत? कौन सा हो जाएगा? वह हमारा परिणाम का सिद्धांत। क्या हो जाएगा? परिणाम का सिद्धांत शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। निम्न में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है विषय वस्तु की प्रकृति, कंटेंट क्या है। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया, देखो अभी 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया एक ही पेपर में। पाठ प्रस्तुति की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है? प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंध होना, और प्रश्नों का प्रकरण टॉपिक से रिलेशन, प्रश्नों का क्रमबद्ध संबंध, प्रश्नों का पाठ के मूल्यांकन संबंध। यानी कि जो आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? तो प्रश्नों का पाठ के मूल्यांकन से संबंध, जो भी चैप्टर उसका मूल्यांकन से संबंध, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा गद्य शिक्षण में कौन सा वाचन नहीं आता है? हिंदी भाषा गद्य शिक्षण में आपका सस्वर वाचन नहीं आता है, मौन वाचन भी आता है, अनुकरण वाचन भी आता है, आदर्श वाचन भी आता है। हिंदी भाषा गद्य शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है? तो वह हमारी अर्थकथन, व्याख्यान, विश्लेषण और समीक्षा विधि मानी जाती है। कविता शिक्षण के प्रस्तुतिकरण सोपान के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है? तो इसमें आपका उद्देश्य कथन नहीं आता है। देखिए कविता शिक्षण के सोपान पूछ रहा है ना, तो इसके जो स्टेप्स होते हैं उसमें आपका एक तो प्रस्तावना या उद्देश्य कथन आ जाता है, ये चैप्टर की भूमिका होती है। फिर इसमें आपका प्रस्तुतिकरण आ जाता है, उसमें आदर्श पाठ आ जाता है, यहाँ पे टीचर जो है वो उचित लय ताल के साथ कविता पढ़ता है, ये प्रस्तुतिकरण का हिस्सा होता है। फिर अनुकरण पाठ आ जाता है, छात्र जो है वो शिक्षक के पीछे पीछे दोहराते हैं, ठीक है। फिर आपका भाव विश्लेषण, सौंदर्यबोध, कविता की व्याख्या आ जाती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे उद्देश्य कथन इंपॉर्टेंट नहीं है। उद्देश्य कथन वो बिंदु होता है जहाँ टीचर केवल पाठ का नाम बता देता है, जैसे आज हम पुष्प की अभिलाषा कविता पढ़ेंगे। ये क्या होता है? ये प्रस्तुतिकरण से शुरू होने से पहले की क्रिया है, इसलिए ये प्रस्तुतिकरण के अंदर नहीं आता, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गद्य की नाटक विधा का प्राण तत्व क्या है? गद्य की नाटक विधा का प्राण तत्व जो है वह संवाद हो जाएगा सर। कहानी शिक्षण का मुख्यतम उद्देश्य क्या होता है? संवेदनशीलता बनाना, ठीक है। छात्रों को संधि समास कारक किस कक्षा में पढ़ाना शुरू करना चाहिए? तो ये जो आप संधि समास कारक पढ़ा रहे हो ये कक्षा 6 से शुरू करना चाहिए। संक्षेपण के मूल तत्व में शामिल है। संक्षेपण, देखिए संक्षेपण क्या होता है? इसको इंग्लिश में पेरिसिस राइटिंग कहते हैं। इसका मतलब होता है किसी बड़े गद्यांश, कोई बड़ा लेखन या रिपोर्ट के मूल भाव को सुरक्षित रखते हुए उसे बहुत छोटा करके, मतलब समरी लिख रहे हो आप, ठीक है। कोई बड़ा चैप्टर है, अब उसकी आप समरी लिख रहे हो, उसको संक्षेप में लिख रहे हो। इसमें इसके मूल तत्व क्या होते हैं? एक तो संक्षिप्तता होती है कि आप उसको छोटा करके लिखो, लगभग जो भी पूरा चैप्टर है उसका 1/3 तो आप लिखो ही लिखो, ठीक है। पूर्णता होनी चाहिए, छोटा होने के बावजूद भी कोई मेन पॉइंट उसका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। भाई समरी हम लोग खूब लिखते थे, ओके, हमसे स्कूल में कहा जाता था कि इस चैप्टर की समरी लिख के लाना। तो समरी का मतलब कि आप जो है उसका मेन पॉइंट भी ना छूटे, मेन पॉइंट भी ना छूटे और छोटा भी हो जाए। भाषा की सरलता, सरल भाषा में लिखो। शैली की प्रभावकता, यानी कि लेखन का ढंग प्रभावशाली और वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। क्लियरिटी होनी चाहिए, भाव पूरी तरह स्पष्ट होने चाहिए। बोधगम्यता, पढ़ने वाले को विषय आसानी से समझ में आना चाहिए। ये सारे ही जो है संक्षेपण के मूल तत्व में शामिल हैं। तो अब इसको सीक्वेंस में आपको लगाना है। सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से सीक्वेंस में लग जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है हिंदी भाषा में मूल ध्वनियों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में मूल ध्वनियों की जो संख्या मानी गई है 59 मानी गई है सर। कितनी मानी गई है? 59 मानी गई है। कहता है कि हिंदी भाषा में व्याकरण शिक्षण को किस दूसरे नाम से जानते हैं? हिंदी भाषा में व्याकरण शिक्षण को हम शब्दानुशासन के दूसरे नाम में शब्दानुशासन
नाम से भी जानते हैं सर, किस नाम से? शब्दानुशासन नाम से भी जानते हैं। ठीक है। आरसीएम उपागम के क्या सोपान हैं? आरसीएम उपागम में आपका ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, ये सभी आरसीएम उपागम के सोपान हैं। विद्यालय में अनेक गतिविधि होती हैं, छात्रों के सामाजिक विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयुक्त है? कौन सी गतिविधि? तो कक्षा में अपने विचार रखने का अवसर प्रदान करना बच्चों के लिए बहुत बेहतर है। इनमें से कौन सा सस्वर वाचन का गुण नहीं है? मौन, स्वाभाविकता, उचित गति और लय, प्रभावोत्पादकता। कौन सा हो जाएगा? मौन जो है वो सस्वर वाचन का गुण नहीं है, क्योंकि भाई स्वर के साथ पढ़ना अलग बात हो गई, मौन चुपचाप बैठ के पढ़ रहे हो। कहानी और उपन्यास में किस कारण समानता है? कहानी और उपन्यास में जो है वह कथानक की वजह से समानता है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय इंपीरियल लाइब्रेरी कहाँ है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, मद्रास। कहाँ है सर? ये कोलकाता में है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। किसी और के द्वारा लिखे या कहे गए वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों लिखने पर किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अगर किसी के पॉइंट को एज इट इज छाप रहे हो, उसको कहते हैं उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर रहे हो। किसका? उद्धरण चिन्ह। पढ़ना सिखाने के लिए साहचर्य प्रणाली का निर्माण किसने किया था? ये किया था मॉन्टेसरी ने। किसने? मॉन्टेसरी ने। खंडान्वय प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है। तो जो हमारी खंडान्वय विधि होती है, ये कविता यानी कि पद्य शिक्षण की एक बहुत श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। इसमें जो टीचर होता है वो जो भी कविता होती है उसकी पंक्तियों को छोटे छोटे खंडों में बांट देता है। फिर टीचर छात्रों को कविता के भाव और व्याकरण को स्पष्ट तरीके से बच्चों के सामने रखता है। तो ये व्याख्या विधि जो है, इसमें व्याख्या द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत क्या है? अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है क्रमित लघु पदों का सिद्धांत। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया गया। तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा बल दिया गया। विद्यार्थियों में ग्रहणशीलता और प्रस्तुत विषय वस्तु संबंधी कठिनाई को समझने के लिए शिक्षक को किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो यहाँ पे टीचर को बोध प्रश्न पूछने चाहिए। कैसी रही क्लास? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नोट्स लेने के लिए फटाफट मैसेज कीजिए, समय आपके पास है नहीं, बेहतर करना चाहते हो तो नोट्स लेकर के पढ़ाई शुरू कर दो। थैंक यू सो मच।